दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिकेंद्र त्वरण एवं अभिकेंद्र बल के बारे में। जैसा कि इसके पहले के जो भी क्लास थे उस क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने वृत्तीय गति के बारे में लगभग प्रत्येक पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप कृपया करके प्रीवियस लेक्चर पे जाइए और वहाँ से देखिए, तब जाकर के आज की जो टॉपिक है जिसको अभिकेंद्र त्वरण एवं अभिकेंद्र बल कहते हैं, इसी को इंग्लिश में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड इसको लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहते हैं। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक समान वृत्तीय पथ पर गति करता है, एक समान वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो इसके केंद्र की तरफ, किधर, इसके केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करता है जिसको अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। सबसे पहले आप अच्छे से समझेंगे अभिकेंद्र बल को। आप देखे होंगे कि जब आप कोई सड़क है, इस सड़क है और यहाँ से आप बाइक से या किसी भी साधन से या साइकिल से आप जा रहे हैं इधर से, तो आप देखेंगे कि आप ज्यों ही इस मोड़ को क्रॉस करते हैं, इस मोड़ को पार करते हैं, उसी दौरान ये क्या होता है, जो साइकिल सवार है, अगर ये साइकिल सवार मान लीजिए है, ये साइकिल सवार है, तो ये क्या होता है, ये साइकिल सवार जो है ये मोड़ की तरफ जो है झुक जाता है। जो आप साइकिल से जाते होंगे, आप किसी मोड़ को अगर क्रॉस करते हैं तो अब क्या होता है, आप देखेंगे कि आप मोड़ की तरफ, जिधर उसका केंद्र है, उसके केंद्र की ओर झुक जाएंगे। अगर आप इस तरह स्ट्रेट जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि केंद्र की तरफ ऐसा मुड़ जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है तो क्या आप जवाब देंगे? तो आपको जवाब देना होगा कि जब कोई भी पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर अगर गति करता है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। क्या होता है? उसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और उसी पर्याप्त अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए ही, इस मोड़ पर घूमने के लिए प्राप्त अभिकेंद्र बल पाने के लिए ही क्या होता है कि वो मोड़ की तरफ झुक जाता है। इसी तरह से हम लोग देखे होंगे कि जब कोई हाईवे, जहां पर बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक हुआ, बस हुआ, जब मोड़ से गुजरते हैं तो वहां पर अब बस तो झुकेगा नहीं सेंटर की तरफ, तो वहाँ क्या करते हैं कि अगर ये मान लीजिए सड़क है
तो सड़क को ही क्या किया जाता है कि केंद्र की तरफ झुका दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सड़क है, सड़क ऐसे आ रही है, ये प्लेन है, अब क्या किया गया, जब मोड़ तो इसको ऐसे मोड़ की तरफ ऐसे झुका दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कोई भी बड़े वाहन उस मोड़ से गुजरें तो स्वतः ही वो केंद्र की ओर झुक जाए। तो आपने देखा कि अभिकेंद्र बल और क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने जाना, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब अभिकेंद्र त्वरण। हम लोग पढ़ेंगे, अब इसके बाद से अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। तो आप देखेंगे, लिखेंगे कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वह उस पर केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जैसे कि आप देखें कि एक कोई सर्किल है, इस सर्किल पर कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, इस तरह से गति कर रही है। तो अभिकेंद्र मतलब क्या हो गया कि केंद्र की तरफ कार्य करने वाला त्वरण, उसी को हम नाम देते हैं अभिकेंद्र त्वरण। केंद्र की तरफ कार्य करने वाला त्वरण, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो लिखा है अभिकेंद्र त्वरण, इसके लिए क्या फार्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अभिकेंद्र त्वरण निकालने के लिए। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है जो जिसकी वेलोसिटी कितनी है v, वह v वेलोसिटी से क्या कर रहा है कि इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, और यह r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि ये v वेग से गति कर रहा था, त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या r है, तो r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पथ पर v वेग से गति कर रहा है। तो इस पर कितना एक्सीलरेशन काम करेगा, कितना एक्सीलरेशन इधर काम कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। आप देखेंगे आगे तो आपको मिलेगा कि यदि
कोई भी पिंड यदि कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वेग v से गति कर रहा हो, तब अभिकेंद्र त्वरण A इक्वल टू आपको मिलेगा v²/r। ध्यान दीजिएगा कि अभिकेंद्र त्वरण कितना होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आप लिखेंगे कि अगर कोई भी पिंड है और वह r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वेग v से गति कर रहा है, कितने पर, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वेग v से गति कर रहा है, तब अभिकेंद्र त्वरण मिलेगा आपको A इक्वल टू v²/r। क्या मिलेगा, A इक्वल टू v²/r। ठीक है, कोई पिंड r त्रिज्या के अगर वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रहा है तो अभिकेंद्र त्वरण मिलेगा आपको A इक्वल टू v²/r। फिर ध्यान दीजिएगा कि अभिकेंद्र त्वरण कहते किसे हैं। तो अभिकेंद्र त्वरण का किसे कहते हैं, जब कोई भी पिंड अगर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, इसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण नाम दिया जाता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, तो A इक्वल टू v²/r। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिकेंद्र बल के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए हम देखते हैं कि अभिकेंद्र बल क्या है। तो ये ध्यान दीजिए कि जब कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। जब कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड पर केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, इसी बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो
तो केंद्र की तरफ उस पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। ठीक है, इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। आप ये पाएंगे कि अब आप कहेंगे कि इसका कोई एग्जाम्पल बताइए, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अभिकेंद्र बल को उदाहरण सहित समझाइए। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, इसको आपने देखा कि अभिकेंद्र बल कहते किसे हैं। तो अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? तो जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो केंद्र की तरफ उस पर एक बल कार्य करता है। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब कोई भी पिंड जब वृत्तीय पथ पर गति करता है तो केंद्र की तरफ उस पर एक बल कार्य करता है। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। इसी बल को जो है हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपको मिलेगा। आप लिखेंगे उदाहरण के रूप में, उदाहरण लिखेंगे आप उदाहरण में कि जब कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पथ पर जब वृत्तीय मोड़ से घूमता है। आप लिखेंगे कि जब कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय मोड़ को पार करता है तो वह मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है। जब कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर जब गति करता है तो मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है। ऐसा अभिकेंद्र बल के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अभिकेंद्र बल के कारण होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लेकिन इसके पहले हम पढ़ेंगे कि अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक, अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक बड़ा ही आसान है। आप यहां पे लिखेंगे कि माना अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक, अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक हम लिखेंगे माना कि यम द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वेग v से गति कर रहा है। क्या लिखेंगे?
कि माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, वह r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वेग v से गति कर रहा है। तो आप देखेंगे अब लोग कार्य कर रहा है, जिस पर कार्यरत अभिकेंद्र त्वरण ये इक्वल टू क्या मिलेगा, v²/r। अब आप लिखेंगे जिस पर कार्यरत अभिकेंद्र त्वरण a इक्वल टू मिलेगा v²/r। ठीक है। अतः अभिकेंद्र बल क्या होता है, आप जानते हैं कि F इक्वल टू होता है m इंटू ए। बल इक्वल टू क्या होता है, बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि तो अभिकेंद्र बल लिखा है, तो वहां भी क्या मिलेगा, द्रव्यमान, और जहां पे त्वरण लिखा है यहाँ क्या लिखेंगे आप, अभिकेंद्र त्वरण। यहाँ पर आप लिखेंगे तो मिलेगा अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा कि F इक्वल टू m v²/r। तो फाइनली क्या मिला, m v²/r मिला। ये अभिकेंद्र त्वरण है। F इक्वल टू क्या मिला, m v²/r। तो इस तरह से ये आपको मिला अभिकेंद्र बल F इक्वल टू v²/r। इसको हम लोग अभिकेंद्र बल, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग अभिकेंद्र बल निकाल सकते हैं। ठीक है। आइए जैसे हमें कोई एक न्यूमेरिकल लेते हैं, समझते हैं कि कैसे इसको देखना है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक एग्जांपल है, एक 100 केजी, एक 100 केजी का साइकिल सवार 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से 5 मीटर त्रिज्या के मोड़ को बिना गिरे, बिना फिसले पार करने के लिए
पार करने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी, कितनी अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। कितने अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप ये पाएंगे सबसे पहले ये देखना होगा क्या क्या दिया है और निकालना क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, m इक्वल टू 100 किलोग्राम और v इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड एंड r इक्वल टू दिया है 5 मीटर। m इक्वल टू 100 kg, v इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 5 मीटर। इसको जो है जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकालना, इसलिए अभिकेंद्र बल इक्वल टू मिलेगा mv स्क्वायर अपान r। m की वैल्यू कितनी है 100, v की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू है 5 तो आप पाएंगे F इक्वल टू 100 10 इंटू 10 अपन 5, तो 5 टू जा 10, 100 इंटू 20, 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। तो आपको मिलेगा कि 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर क्या हो रहा है, कार्य कर 2000 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी उस मोड़ को क्रॉस करने के लिए। एक चीज आप ध्यान देंगे कि जो F इक्वल टू लिखा है, F इक्वल टू mv स्क्वायर r, तो F प्रोपोर्शनल टू मिलेगा v स्क्वायर और F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r। मतलब मोड़ जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, जितना कम टर्न हो, जितना कम टर्न, ज़्यादा मतलब अगर एक बैग मोड़ दिया गया है, जितना कम टर्न होगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर वहाँ पे आवश्यक बल की आवश्यकता होगी, और जितना अधिक मोड़ की त्रिज्या होगी उतना ही कम क्या होगा, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसलिए जब हाईवे वगैरह का जब मोड़ बनाया जाता है तो काफ़ी लंबा बनाया जाता है, काफ़ी बड़ा बनाया जाता है। कभी भी इस तरह से नहीं, आप बहुत कम देखेंगे कि ऐसे करके ऐसे मोड़ा गया या ऐसे करके मोड़ना हो। आप देखेंगे तो पूरा वो एक सर्किल बनाता है, बड़ा सा सर्किल, ताकि कोई भी जो बाइक, जो गाड़ियां हैं, वो तेज़ी से उस मोड़ को क्रॉस करना है। अगर मोड़ कम रहेगा, त्रिज्या कम रहेगी, तो उसको पार करने के लिए ज़्यादा बल लगाना होगा, अधिक से अधिक बल की आवश्यकता वहाँ पर होगी। इसी तरह से F प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, अगर आप किसी मोड़ को तेजी से पार कर रहे हैं, तो अगर तेजी से पार करेंगे तो आप ये देखेंगे जब तेजी से पार करेंगे तो आप देखेंगे कि अधिक बल की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी अधिक है तो अधिक बल की आवश्यकता आपको होगी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जब कभी मोड़ पर अगर आप क्रॉस कीजिए
तो अपनी बाइक ही हो चाहे साइकिल हो, तो वेलोसिटी को कम कर लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर अभिकेंद्र बल की आवश्यकता कम होगी और आप आसानी से क्या होगा, उस मोड़ को कार्य कर लेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी मोड़ को पार करते हैं तो अभिकेंद्र बल मिलता कहाँ से है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी मोड़ को पार कर रहे हैं, आपकी बाइक ही है, इस रोड पे चल रही है, इस मोड़ पे चल रही है, तो इस पर चलने के लिए उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, ये आपको देखना होगा। तो आपका जवाब होगा कि जब कोई भी वाहन जब किसी मोड़ को पार करता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क और पहिए के बीच कार्यरत घर्षण बल से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। जब कोई भी अगर वाहन है या साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जब वो किसी मोड़ को पार करता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है उस साइकिल और पहिए के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है, उसी घर्षण बल से जो है उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब कोई अगर झूला, एक होती है मौत का झूला, सर्कस में आप देखे होंगे कि मौत का झूला बना होता है और उसमें कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल ऐसे बना होता है और उसके दीवालों पर कोई व्यक्ति जो है ऐसे बाइक चलाते हुए क्या होता है, वह गति करता है। तो आप देखेंगे कि हमेशा सेंटर की तरफ झुका रहता है। सेंटर की तरफ झुके रहने के कारण क्या होता है कि उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसको नीचे नहीं गिरता है। इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये अभिकेंद्र बल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल रहे। एक एग्जाम्पल अगर आप और देखिए, यहाँ पे लगा रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको। इस तरह से लिखेंगे आप, हाँ एक चीज बता दें, हम अब जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो उसको चक्कर लगाने के लिए भी क्या है, दीर्घ वृत्ताकार या वृत्ताकार का अच्छा चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाने के लिए उसको क्या होता है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, तो अभिकेंद्र बल जो है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से जो है उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। जो बल जो है अभिकेंद्र बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में, उसी से क्या होता है, पृथ्वी को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक 90 kg द्रव्यमान का व्यक्ति एक 90 kg द्रव्यमान का व्यक्ति किसी मोड़ को किसी वृत्ताकार मोड़, आप लिखिएगा, किसी वृत्ताकार मोड़ को पार करता है तो उस पर
उस पर 500 न्यूटन का वृत्ताकार मोड़ को, यहाँ लिखिएगा, मोड़ को 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, क्या होता है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से पार करता है तो उस पर 500 न्यूटन का अभिकेंद्र बल कार्य करता है। हो गया, कार्य करता है। मोड़ की त्रिज्या ज्ञात करिए। मोड़ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या क्या दिया है इसको देखेंगे हम लोग। इस पर क्या क्या क्वेश्चन आपको दिया है उसको देखिए, तो आप पाएंगे कि दिया है, क्या दिया है, m इक्वल टू 90 kg, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और f इक्वल टू 500 न्यूटन और r निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि f इक्वल टू मिलता है mv स्क्वायर अपन r, आपको f इक्वल टू मिलेगा mv स्क्वायर अपन r। तो आप यहाँ पर देखेंगे m की वैल्यू कितनी है 90, v की वैल्यू कितनी है 5 और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपको निकालना है। इसकी वैल्यू है आपका 500, तो मिलेगा 500 90 इंटू 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। फिर नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर r, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x, तो आपको मिलेगा 500 इंटू r 90 इंटू 25। तो आप यहाँ पर पाएंगे, यहाँ पर लिखेगा कि r इक्वल टू 90 इंटू 25 अपान 500, कैंसिल करेंगे यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इससे कट जाएगा, r इक्वल टू मिलेगा 4.5 मीटर। तो जो मोड़ वो पार कर रहा है उस मोड़ की त्रिज्या कितनी है, उस मोड़ की त्रिज्या आप देखेंगे कि 40 तो पढ़ाना है, हो गया है, मतलब 5 मिनट और। तो आप पाएंगे कि r इक्वल टू मिलेगा आपको 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये मोड़ की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो इस तरह से हम लोग अभिकेंद्र बल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको निकाल सकते हैं। अभिकेंद्र बल से रिलेटेड कुछ फार्मूला है,
इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद अभिकेंद्र बल का एग्जाम्पल, उसको भी हम लोगों ने देखा। आगे क्या मिलेगा इसको अब हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग लगा के लाइएगा, मैं लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए, तब लोग कमेंट करिएगा क्या इसका आंसर आया है। इसका आप लोग देखेंगे तो मिलेगा। क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको मिलेगा कि एक 20 मीटर त्रिज्या के मोड़ को, एक 20 मीटर त्रिज्या के मोड़ को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पार करने के लिए 100 न्यूटन अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, व्यक्ति का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है उसका द्रव्यमान कितना है ये आपको निकालना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो इसमें आप पाएंगे कि मान लीजिए कि यह कोई रास्ता है जिसका त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 20 मीटर और इसकी वेलोसिटी है v = 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है, कार्यरत अभिकेंद्र बल है 100 न्यूटन। यहाँ पे जो व्यक्ति उस मोड़ को क्रॉस कर रहा है उस व्यक्ति का आपको द्रव्यमान निकालना है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो फार्मूला होता है कि F = mv²r। तो आप देख रहे हैं F दिया है, R दिया है और V दिया है। तो आप m को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ पे F की वैल्यू रखेंगे 100, R की वैल्यू 20, m की वैल्यू निकालना है, V की वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके इसको निकालेंगे। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हों उसको आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, और अच्छा भी लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिए।
और इसके अलावा अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो आप पीछे जो भी प्रीवियस वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको भी देखते रहिए। कभी भी बीच से वीडियो मत देखा करिए, जब बीच से आप देखेंगे तो क्या है कि समझ में नहीं आता है, और आप स्किप करके मत देखा करिए। जब कभी देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी जा करके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे हम लोग कि कोई भी अगर पिंड है, अगर वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो वो कितने डिग्री पे झुकेगा, तो झुकाव कोण निकालेंगे हम लोग, तो वो कल देखेंगे। आज के बस इतना ही। थैंक यू सो मच।